हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत हमारी सीरीज 30 मिनट वन चैप्टर वन कॉन्सेप्ट। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करेगी। बिकॉज जितने बड़े बड़े चैप्टर हैं, अगर हम उनको 30 मिनट या 40 मिनट में कन्वर्ट कर पाए तो ट्रस्ट मी, एग्जाम से एक दिन पहले जो बच्चों को डर लगता है ना कि मैं कैसे इतना बड़ा सिलेबस हैंडल करूंगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल कि आप उसको रिवाइज कर पाए। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग टेक ओवर को पूरी कोशिश करेंगे रिवाइज करने की विद इन जस्ट 30 to 40 मिनट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टेक ओवर की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो याद रखना, टेक ओवर कब लगता है, जब कोई भी एक्वायरर या अलोंग विद पैक विद हिम एक्वायर करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट शेयर्स, वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल, या फिर कंट्रोल किसमें, टारगेट कंपनी में। सर टारगेट कंपनी क्या होती है, जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज। खत्म। सर इसमें वो कंपनीज नहीं आती जो कि लिस्टेड है ऑन आईजीपी विदाउट एनी पब्लिक इशू। खत्म हो गया, ठीक है। सर ये पूरा चैप्टर क्या है पता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली एक्वायरर को मैंडेट करता है टू कम अप विद पब्लिक अनाउंसमेंट टू गिव ओपन ऑफर टू दी शेयर होल्डर्स, राइट। तो अगर आपको याद हो तो कब कब आपके लिए ओपन ऑफर मैंडेटरी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। कैन यू मेक वॉलंटरी ओपन ऑफर, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपीटिंग ओपन ऑफर, ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज कंडीशनल ओपन ऑफर, ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो जैसे मैं ओपन ऑफर वर्ड बोलता हूं, रेगुलेशन 3, 4, 6, 19, 20, ये सारी रेगुलेशन ओपन ऑफर से रिलेटेड है। 3 की अगर हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट मैंडेटरी ओपन ऑफर। अगर कोई पर्सन, सुन लो ध्यान से, 3.1 पे बात करते हैं। 3.1 छोटे शेयर होल्डर्स जो कि या तो उस कंपनी में स्टेक होल्ड नहीं करते या फिर उनकी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स कितने कम है, 25 से कम है। लॉ कहता है कोई भी एक्वायरर एक्वायर नहीं करेगा शेयर्स और वोटिंग राइट परसुएंट टू एनी अग्रीमेंट। आप एक्वायर नहीं कर सकते परसुएंट टू एनी अग्रीमेंट अनलेस आप एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं टू मेक ओपन ऑफर ऑफ 26%। एक बात याद रखना, जब हम 3.1 पढ़ते हैं तो आपको मना किया जा रहा है कि आप एक्वायर नहीं कर सकते अगर तुम्हारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग अलोंग विद पैक 25 या 25 क्रॉस करेगी। लेकिन अगर सपोज करो मैं 19 पे हूं और अगर मैं एक्वायर कर रहा हूं थ्रू एन एग्रीमेंट 3, तो 19 + 3 22, क्या अभी भी मुझ पे 3.1 नहीं लगता। लेकिन अगर मैं 19 में 7% एक्वायर करने की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं 25% से ऊपर आ जाता हूं, तो ये 7% आप एक्वायर नहीं कर सकते जब तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट टू मेक ओपन ऑफर नहीं करोगे। खत्म हो गया। और ओपन ऑफर कितने की करोगे, 26% की। ठीक है सर। अब 3.2 कहता है कि जो शेयर होल्डर ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट टारगेट कंपनी में होल्ड करता है, उसके लिए लॉ ने यह कहा कि भाई देखो ऐसा है, इन 1 ईयर अप टू 5% क्रीपिंग एक्विजिशन अलाउड है। बियॉन्ड 5% आप नहीं कर सकते जब तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट टू मेक ओपन ऑफर नहीं करते। ठीक है सर। सर जब हम 3.2 पढ़ते हैं ना तो उसमें 2 एक्सप्लेनेशन होती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन, ग्रॉस एक्विजिशन कंसीडर होगा। दूसरी, जब भी बीच में अगर कंपनी ने कोई नए शेयर इशू करे हैं तो हम चेक करेंगे कि आपका पोस्ट अलॉटमेंट होल्डिंग कितना था, प्री अलॉटमेंट कितना था, और दोनों का डिफरेंस क्या एक्विजिशन मान लिया जाएगा। एंड दैट एक्विजिशन अगर 5% से ऊपर होगा तो क्या आपके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है सर। सर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 3.3 में मैंने कहा था कि अगर किसी की इंडिविजुअल होल्डिंग एक्सीड कर जाती है स्टिपुलेटेड लिमिट से, तो उस केस में इररिस्पेक्टिव कि अगर उसकी होल्डिंग अलोंग विद पैक अगर विद इन द लिमिट भी अगर होती है तो भी उस पर ओपन ऑफर आ जाएगा। याद करो एग्जांपल हमने क्लास में पढ़ा था, आप 23 पे हो, आपकी वाइफ मान लो 4 पे है, 23 जमा 4 27, तो 3.2 लग रहा है, तो 5% तक अलाउड है। मान लो मिस्टर एक्स ने 4% कर लिया, लेकिन वो क्या कहता है, जैसे मिस्टर एक्स ने 4 करा तो उसकी इंडिविजुअल होल्डिंग क्या 25 या उसको क्रॉस कर रही है, तो उसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर अंडर 3.1 आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो 5 तक कर सकता था अलोंग विद पैक। क्लियर हो गया। ठीक है। रेगुलेशन 4 बहुत सिंपल है। दैट वाज कि अगर आपने किसी भी टारगेट कंपनी में कंट्रोल लेते पाए गए तो वो कंट्रोल आप नहीं ले सकते जब तक आप
पब्लिक अनाउंसमेंट टू ओपन ऑफर नहीं करते। सिंपल हो गया ना। फिर रेगुलेशन 6 में गए, वॉलंटरी ओपन ऑफर कौन कर सकता है? सर वॉलंटरी ओपन ऑफर ना बड़ा शेयर होल्डर कर सकता है, जो ऑलरेडी 25 या 25 से ऊपर है वो वॉलंटरी ओपन ऑफर कर सकता है। वो भी कितने की? सर मात्र 10% की। 10%, अप टू 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी आप एक्विजिशन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होती थी। क्या कंडीशन होती थी? कि सर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट के इमीडिएटली 52 हफ्ते पहले आपने कोई ऐसा एक्विजिशन नहीं करा होना चाहिए विच इज नॉट गिविंग यू ऑब्लिगेशन फॉर ओपन ऑफर। मतलब छोटे छोटे एक्विजिशन आपने नहीं करे होने चाहिए, जिससे आपने पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं करी, उससे भी बच गए, और अब आप यहां पे वॉलंटरी आके अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है ना? ठीक है। दूसरा, आपके ऊपर बैन है कि आप अगले 6 महीने तक भी किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं करोगे? अगले 6 महीने भी आप कंपनी के कोई शेयर एक्वायर नहीं करोगे अदर देन अनदर वॉलंटरी ऑफर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद हम चले गए थे रेगुलेशन 8 पे। रेगुलेशन 8 अगर आपको याद हो तो टॉक्स अबाउट प्राइसिंग। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ओपन ऑफर देनी है उसका प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे ओपन ऑफर दी जाएगी, तो आपको याद होगा इसमें हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि या तो हम लेंगे नेगोशिएटेड प्राइस, जो अंडर द अग्रीमेंट पर्सुएंट टू विच ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर आया था। पहला तो वो हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। फिर मैंने कहा था वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 52 वीक्स। याद रखना, वी वैप पेड पेबल फॉर एक्विजिशन बाय द एक्वायरर ड्यूरिंग 52 हफ्ते इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। VWAP पेड पेबल फॉर एक्विजिशन बाय द एक्वायरर ड्यूरिंग 52 हफ्ते, यानी कि पिछले 52 हफ्तों में अगर आपने कोई भी एक्विजिशंस करी हैं तो उन सभी का VWAP प्राइस, या फिर हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस, या फिर हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल ड्यूरिंग 26 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट। यानी कि आप समझो, एक बारी 52 का लोगे तो VWAP लेना, 26 हफ्तों का लोगे तो हाईएस्ट प्राइस ले लेना, और ऊपर आ रहा है हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। और लास्ट वाला अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के अंदर हम लोग लेते थे वीवैम्प। वीवैम्प क्या होता था? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, वो भी 60 ट्रेडिंग डेज का, जो कि जहां उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। तो सर इनमें से जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा ना, वो प्राइस आपको चूज करना होगा। एक बार दोबारा बता दो सर, हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस, वीवैप प्राइस, वीवैप लेंगे तो 52 हफ्ते का लेंगे, फिर उसके बाद हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल ड्यूरिंग 26 हफ्ते का, और लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्या था? अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है तो पिछले 60 ट्रेडिंग डेज में जो भी आपका वीवैम्प आएगा ना, वो आपको पिक करना होगा। ठीक है सर, और वो भी कौन से स्टॉक एक्सचेंज में? जहां पर हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। सर एक बात याद रखना, अगर कोई पर्सन भगोड़ा है, एफईओ है, तो एफईओ के लिए ओपन ऑफर भी अलाउड नहीं है और ना ही कंपीटिंग ऑफर अलाउड है। लेकिन अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो ओपन ऑफर बैन है, लेकिन आप कंपीटिंग ऑफर दे सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपने, एफईओ के लिए ये भी बैन है, ये भी बैन है, बट विलफुल डिफॉल्टर के लिए ये अलाउड है। बट ओपन ऑफर मतलब बैन है, बट कंपीटिंग ऑफर वो दे सकता है। यानी कि कंपीटिंग ऑफर कौन दे सकता है? विलफुल डिफॉल्टर दे सकता है, लेकिन एफईओ जो होता है ना, वो दोनों में से कुछ भी नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। फिर रेगुलेशन 9 आती है, मोड ऑफ पेमेंट। अगर मान लो आज कंसिडरेशन पे करना है एक्वायरर को, तो वो कैसे देगा? सर पहला, या तो वो कैश में देगा, या वो अपने या पैक के कंपनी के लिस्टेड शेयर्स भी दे सकता है, या वो आपको दे सकता है डेट सिक्योरिटीज जिसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, या वो कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज भी दे सकता है, या वो इन सब का कॉम्बिनेशन भी आपको ऑफर कर सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, रेगुलेशन 9 हमें समझ में आता है। सर 10 और 11 के लिए मैंने अलग से 30 मिनट की एक वीडियो डाली हुई है एग्जाम्शन की, वो वहां से देखेंगे। 12 से लेके 18 तक अगर आपको याद हो तो पूरा प्रोसीजरल पार्ट था। उस प्रोसीजरल पार्ट के अंदर सबसे पहले होता है रेगुलेशन 12, जो कहता है अपॉइंट करो किसको? सर अपॉइंट करो मर्चेंट बैंकर को प्रायर टू पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, फिर आपने क्या करनी है?
पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को, जहां पर वो शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी क्या है, लिस्ट है। फिर 5 दिन के अंदर, 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको करनी है डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। लेकिन याद रखना, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट से 2 दिन पहले क्या आपको एस्क्रो अकाउंट खोलना जरूरी होता है। याद आ रहा है, क्या खोलना जरूरी होता है, एस्क्रो अकाउंट खोलना जरूरी होता है। फिर डीपीएस के 5 दिन में आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना है, किसको, सेबी को। ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल होगा और एक कॉपी टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगी। इसके बाद ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के बाद क्या हम वेट करेंगे सेबी के कमेंट्स की। एक बारी सेबी के कमेंट्स आ गए तो 7 दिन के अंदर हम लोग डिस्पैच कर देंगे लेटर ऑफ ऑफर टू द शेयर होल्डर्स, और वही कमेंट से 12 दिन के अंदर क्या टेंडर पीरियड खुल जाएगा, और टेंडर पीरियड ओपन रहेगा फॉर 10 वर्किंग डेज, और उसके अगले 10 वर्किंग डेज के लिए क्या हम लोग आपको पेमेंट डिस्पैच करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या पूरा जब खत्म हो जाएगा तो पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर पीरियड, यहां पर पोस्ट ऑफर एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। सर कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक्वायरर अपवर्ड रिविजन ऑफ द प्राइस कर सकता है, आंसर इज यस। टेंडरिंग पीरियड के एक दिन पहले क्या अपवर्ड रिविजन ऑफ टेंडर, जो भी प्राइस आप दे रहे हो उसमें अपवर्ड रिविजन अलाउड होती है, ये ध्यान रखना। बस ये सारा प्रोसीजर हो गया। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था दैट वाज, ये पूरा क्लियर हो गया हमें, ठीक है सर। सर इसके बाद ना अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल ऑफर, दैट वाज रेगुलेशन 19। कंडीशनल ऑफर में मैंने आपसे कहा था कि आपकी मर्जी होती है कि अगर आप चाहो तो क्या आप कंडीशन अटैच कर सकते हो कि भैया अगर मिनिमम इतनी एक्सेप्टेंस आएगी उसके बाद ही क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा ऑफर, और वो अग्रीमेंट वाली भी तभी एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर नहीं आई तो भैया मैं एग्रीमेंट वाली भी रिजेक्ट कर दूंगा, और ये वाला जो पब्लिक ने टेंडरिंग करी है वो भी रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना। कंपीटिंग ऑफर अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो किसी पर्सन ने मान लो ओपन ऑफर दे दिया है, तो क्या कोई दूसरा पर्सन जो कि अदर देन एक्वायरर होगा, क्या वो एक कंपीटिंग ऑफर दे सकता है। और वो कंपीटिंग ऑफर कितनी दे सकता है बताओ, बोलो बोलो कितनी दे सकता है। सर वो उतनी दे सकता है जिससे जिसने ऑफर दिया था उसकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग प्लस एग्रीमेंट वाली प्लस प्लस जो वो 26% दे रहा है, सारा मिलाकर मेरी होल्डिंग उसके बराबर या उससे ज्यादा आ जाए, इतनी मैं कंपीटिंग ऑफर दे सकता हूं। क्या यहां तक क्लियर है। सर इसमें ना एक क्वेश्चन बनता था विड्रॉल ऑफ ऑफर। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं। सर याद रखना इस पे रेगुलेशन 23 लगता था। तो रेगुलेशन 23 तो जनरली कहता है कि नहीं आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में विड्रॉ हो सकता है। लाइक स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड थी जो कि हमने पब्लिक अनाउंसमेंट में बताई भी थी, और वो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हमें मिली नहीं। या फिर मान लो जिस एग्रीमेंट की वजह से ऑब्लिगेशन टू ओपन ऑफर आया था उस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस थे, उनको पूरा करना जरूरी था, कुछ कंडीशंस थी, एंड दैट कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बियॉन्ड माय कंट्रोल था, जिसकी वजह से एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। या फिर अगर एक्वायरर बीइंग अ नेचुरल पर्सन उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर भी, या एनी अदर मैटर जो कि सेबी को लगता है कि यस इस केस में भी विड्रॉल अलाउड है, दैट इज रेगुलेशन 23। क्या यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है सर। इसके बाद ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में बहुत बार आया हुआ है, दैट इज डिस्क्लोजर। याद रखना इस चैप्टर में डिस्क्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 29 और रेगुलेशन 31, ये दोनों रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 वाला जो डिस्क्लोजर था अगर आपको याद हो तो पहला था इनिशियल डिस्क्लोजर, फिर था सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर कब होता है, अगर मान लो कोई भी पर्सन एक्वायर करता है अलॉन्ग विद पैक, कितना बोलो, अगर आप अलॉन्ग विद पैक एक्वायर, यानी कि अगर आप एक्वायर करते हो जिससे आपकी होल्डिंग 5% या उससे एक्सीड कर जाती है, तो क्या आपको इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ता है विद इन 2 वर्किंग डेज, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पर आपका जो शेयर है वो क्या है, लिस्टेड है। याद रखना एक्वायरर और पैक एक्वायरिंग 5% और मोर ऑफ द शेयर हैव टू डिस्क्लोज, क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग को वो डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और कितने दिनों में करेंगे बेटा, 2 वर्किंग डेज में। किसको करेंगे बेटा, स्टॉक एक्सचेंज को करेंगे। अच्छा इसके अलावा अगर आपको याद हो, अगर किसी वजह से मान लो
उन्होंने दोबारा से शेयर होल्डिंग, मतलब अब मान के चल रहा हूं कि यही लोग 5 या 5 से ऊपर आ चुके हैं। अब इनकी होल्डिंग में अगर कोई भी चेंज आता है और वो चेंज 2% से एक्सीड कर रहा है, एक्सीडिंग 2% होना चाहिए, क्या फिर से यहां पे डिस्क्लोजर जाएगा? याद आ गया? ठीक है। और इसमें हमने ना 2 स्पेशल पॉइंट पढ़े थे। अगर कोई एनकम्बरेंस हुई है तो वो एक्विजिशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस हुआ है तो वो डिस्पोजल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, रेगुलेशन 31 के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो कौन देता है? प्रोमोटर देता है। कब देता है बेटा? सर अगर मान लो किसी तरह का कोई भी एनकम्बरेंस हो रहा है, या इन्वोकेशन या रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस हो रहा है, एनवोकेशन, एनकम्बरेंस या फिर रिलीज, हाँ जी, या इन्वोकेशन, तीनों में से कुछ भी हो रहा है, तो आपको विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ क्रिएशन या फिर इन्वोकेशन या रिलीज, किसी भी सिचुएशन में आपको हर स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा जहां पर आपका जो शेयर है वो क्या है? लिस्टेड है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये वाला जो तीसरा वाला था ना, वो था एनुअल डिस्क्लोजर था। एनुअल डिस्क्लोजर में आपको ये बताना था क्या? उसको डिक्लेयर करना था ऑन ईयरली बेसिस, अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट हैज नॉट मेड एनी एनकम्बरेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर देन दोज जो कि ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बताया था। और ये कब देना है बेटा? 7 दिन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिस। क्या समझ आ रही है? मतलब समझ रहे ना? along with pack in the has not made any encumbrance other than those already disclosed, यानी कि जो हमने किया था इसके अलावा हमने कोई और एनकम्बरेंस नहीं करी। क्या इसका आपको एक डिस्क्लोजर की तरह देना पड़ेगा? और ये किसको देना है? स्टॉक एक्सचेंज को भी, और ये साथ में किसको देना होता है? ऑडिट कमिटी ऑफ द टारगेट कंपनी को भी देना होता है, ये ध्यान रखना। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। सर बस एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर जो मुझे लगता है आप और कर लीजिए। माय गॉड यार, 16 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो गया यार, ये तो भाई साहब क्या बात करी आपने यार। सर ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाँ जी, ये वाला पॉइंट अगर आपको याद हो, लेटर ऑफ ऑफर के साथ आपको, हाँ जी, जब हम ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करते हैं सेबी को तो नॉन रिफंडेबल फीस जाती है, याद है ना? वो भी चेक कर लो कितनी है। अगर तो कंसिडरेशन पेबल अप टू 10 करोड़ है तो 5 लाख, अगर ये 10 करोड़ से ज्यादा है अप टू 1000 करोड़ तो 0.5%, और अगर 1000 करोड़ से ऊपर है तो 5 करोड़ प्लस 0.125% इन एक्सेस टू 1000 करोड़। ऐसे ही बेटा एक एस्क्रो का भी देख लो, एस्क्रो के अंदर कितना जमा कराना होता है? अगर 500 करोड़ तक है तो 25%, और अगर उससे ऊपर है तो 10%। लेकिन अगर आपको याद हो कि अगर ये ऑफर कैसी है बेटा, अगर ये ऑफर कंडीशनल ऑफर है, अगर ये ऑफर क्या है? कंडीशनल ऑफर है, तो बस इतना याद रखना, 100% ऑफ कंसिडरेशन पेबल इन रिस्पेक्ट टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ क्या कह रहा है भाई? जैसे तुमने बोला कि भैया मुझे मिनिमम इतनी तो एक्वायर करनी है, तो जितना आपने मिनिमम बोला ना उसका 100 दे दो, या फिर पूरे का 50%, विच एवर इज हायर, ये आपको जमा कराना पड़ता है एस्क्रो के अंदर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर एक ना क्वेश्चन ये भी आता है, क्या कंपीटिंग ऑफर कंडीशनल हो सकती है? आंसर इज, अगर ओरिजिनल जो ऑफर गई थी जिसके अगेंस्ट आपने कंपीटिंग दिया था, अगर वो कंडीशनल है तो ये कंडीशनल हो सकती है, लेकिन अगर वो अनकंडीशनल है तो कंपीटिंग को भी क्या होना है? अनकंडीशनल होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 18 मिनट में टेक ओवर जैसा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया गाइस। इसके अलावा 2 रेगुलेशन आपने जो रूल पढ़नी है वो मैं पढ़ा नहीं रहा, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर। वो मैंने डी लिस्टिंग में भी कराई थी, तो मुझे लगता है वो आपको आती होगी। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राइट।